हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। और आज की हमारी जो यूनिट है बेटा, वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने नीट यूजी के एग्जाम में। 4 से 5 क्वेश्चंस। और सेल बायोलॉजी के अंदर बेटा हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं। एक का तो नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल कितने टाइप के हैं। ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। वहीं अपना दूसरा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कि एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है, कैसे सेल्स की ग्रोथ होती है, कैसे वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, सेल, इससे आप क्या समझते हो। सेल एक हमारी सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की। कोई भी अगर इंडिविजुअल बना हुआ है तो वो सेल से मिलके बना है। माइन्यूट माइन्यूट से सेल्स मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। देखो बेटा, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं, वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यू क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स। जब काफी सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं एक ऑर्गन का। ऑर्गन कैसे? ऑर्गन जैसे हमारा लिवर है, हमारी आईज है, हमारी जैसे पेनक्रियाज है, ये सभी ऑर्गन हैं। और इन ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है टिश्यूज से। अब ये ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे आपने देखा है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम चलते हैं। जैसे चलते हैं तो मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कुछ खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई पेन से पकड़ के कुछ लिख रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लगता है, तो वो होता है नर्वस सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम साथ में काम करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म। जैसे आप और मैं, हम सभी ऑर्गेनिज्म हैं और हमारे अंदर ये सारे सिस्टम साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो आपने देखा किस टाइप से एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज है कि सेल को हम बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। देखा, इसकी इन सेल से मिलके ही पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब बेटा हम बात करें सेल की हिस्ट्री के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज बता दूं। तो सेल की जो स्टडी है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। यहाँ पे जो साइटो वर्ड है ये सेल के लिए और लॉजी जो है वो स्टडी है। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। और साइटोलॉजी के फादर कौन है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसके फादर हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अब ये बात हम जनरल से समझ गए कि सेल क्या है और कैसे सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। अभी हम पढ़ेंगे बेटा हिस्ट्री ऑफ सेल, कि सेल को डिस्कवर कैसे किया था। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। ये बात है बेटा 1665 की, 1665 की। बात क्या थी कि रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, इनके हाथ में लग गया माइक्रोस्कोप।
अब माइक्रोस्कोप लग गया तो आदमी को चैन थोड़ी है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे कभी कुछ लगा के देख रहे हैं, वो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। जब इन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप के नीचे हर चीज जूम होके दिख रही है, तो क्यों ना कुछ और चीजें ट्राई करूं। तो इन्होंने एक पेड़ था स्पेनिश ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री लिया, उसकी छाल ली, स्पेनिश ओक ट्री बार्क, उस छाल को लिया इन्होंने और माइक्रोस्कोप के नीचे लगा दी। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उस छाल को लगाया तो इनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे, हेक्सागोनल, ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखी इन्होंने। और ये जो स्ट्रक्चर्स थी ये अंदर से पूरी खाली थी, तो इनको जो दिखी वो थी सिर्फ सेल वॉल। तो इन्होंने सेल वॉल देखी और अंदर से सारा मटेरियल खाली था, तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, इन्होंने इसको नाम लिया सेल्यूला। सेल्यूला का ग्रीक में मीनिंग है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। इन्होंने कहा कि सेल के अंदर कोई चीज नहीं है, ये बस बाहर की एक वॉल है और इसके अंदर पूरा खाली है, कोई भी चीज नहीं है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये जो बाहर के सेल है ये डेड सेल होते हैं, क्योंकि उस टाइम तक इन चीजों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। स्पेनिश ओक ट्री को इन्होंने देखा, 1665 के अंदर इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और इन्होंने इस चीज को मेंशन किया अपनी बुक जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, ये थी एक सेल की हिस्ट्री की, सेल कैसे डिस्कवर हुआ था। अभी इन्होंने तो बेटा डिस्कवर किया था एक डेड सेल, तो फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर किया वो भी अभी पढ़ते हैं। तो हमने फादर ऑफ सेल तो देख लिया जो कि है रॉबर्ट हुक। अब बात जब सेल की चल रही है तो सेल है एक बहुत सी माइन्यूट सी चीज, माइक्रोस्कोप से दिखती है। तो अब माइक्रोस्कोपी के फादर कौन है, आओ अभी देखते हैं। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, इन्होंने बहुत काम किया इस चीज के ऊपर बेटा, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। और इनका नाम है एंटोन वॉन लिविनहुक। और इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। क्या किया था? डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। इन ईयर 1674 इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया। जब इनके हाथ माइक्रोस्कोप लगा तो इन्होंने सबसे पहले अपना ही मटेरियल देखा। अपना किस सेंस में? इन्होंने खुद के स्पर्म्स को उसके नीचे देखा माइक्रोस्कोप के अंदर में। इन्होंने स्पर्म्स को देखा, आरबीसी देखी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया, जो जो इनके सामने आया सारी चीजें इन्होंने देख डाली। और इसीलिए हम इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीजें डिस्कवर की थी। डिस्कवर्ड स्पर्म्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, ईस्ट, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा। ये चीज आपको क्लियर होगी कि एंटोन वॉन लिविनहुक ने पहला जो लिविंग सेल है वो डिस्कवर किया था, और इन्होंने स्पर्म, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सारी चीजें देखी। तो अगर आपसे पूछे बेटा कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, तो हम आंसर लगाएंगे एवी लिविनहुक पे। ठीक है, ये थी सेल की डिस्कवरी के बारे में बातें कुछ, और कि सेल है क्या, ये सब चीजें हमने देख ली। अब बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, स्टडीज बढ़ती चली गई, इन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी, लेकिन जब बहुत सारा काम होने लगा
तो दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है सेल थ्योरी। क्या नाम है? सेल थ्योरी। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी बेटा। इनका नाम था शेल्डन एंड स्वन। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसका नाम था सेल थ्योरी। बेसिकली इन दोनों ने एक साथ मिलकर नहीं दी थी ये थ्योरी, ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। कैसे? जो शेल्डन थे ये एक जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट। इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था 1838 के अंदर। इन्होंने क्या कहा था कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म है, अब इन्होंने ऑर्गेनिज्म तो वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने कहा कि एक प्लांट कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं। इन्होंने ये चीज कंक्लूड की। वहीं साथ साथ में हमारे सोन भैया भी काम कर रहे थे। लेकिन ये देखो, ये दोनों बहुत डिस्टिंक्ट जगह पे काम कर रहे थे। इन्होंने बॉटनी में काम किया, और ये जो थे ये थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, और ये काम कर रहे थे जूलॉजी, एनिमल्स के ऊपर। तो ये थे जूलॉजिस्ट और वो थे बोटनिस्ट। और इनकी स्टडी आई 1839 में। इन्होंने अपना पब्लिश करवाया पेपर 1839 में। और इन दोनों की जो बात थी वो बिल्कुल सेम थी। ये सेम ही चीज कंक्लूड कर रहे थे। क्या कंक्लूड कर रहे थे ये? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed of cell and their products, cell and their products। इन्होंने ये चीज कंक्लूड करी। बेसिकली इन दोनों की जो स्टडीज थी उसको पढ़ा हमने, और बाद में एक कंक्लूजन निकाला कि हाँ, दोनों बात तो एक ही कह रहे हैं। एक प्लांट्स के रेफरेंस में लेके बोल रहा है और दूसरा एनिमल्स के रेफरेंस में बोल रहा है। अब इन्होंने ये चीज तो बता दी बेटा कि सेल्स की वजह से ही सारे ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, या फिर सेल से ही सारे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। लेकिन ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि नए सेल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्क्यू। उन्होंने अपनी एक अलग से थ्योरी दी थी तो वो इसी से सिमिलर, लेकिन उन्होंने जो अपनी जो थ्योरी थी उसका नाम दिया सेल लीनिएज थ्योरी। क्या नाम दिया? सेल लीनिएज थ्योरी। इन्होंने क्या बताया कि जो नए सेल्स है ना वो कहीं बाहर से नहीं आते। जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही मिलके बन जाते हैं, वही डिवाइड होके 1 से 2 बनते हैं और 2 से 4। तो इन्होंने ये जो थ्योरी थी इसको अपनी एक मतलब लैटिन में बोला इन्होंने कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो लाइन है आपको बहुत ध्यान से याद कर लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये लाइन किसने कहा था, कि ये लाइन किसने कही थी और इस लाइन का मतलब क्या है। तो ये लाइन कही थी रुडोल्फ वर्क्यो ने, रुडोल्फ वर्क्यो इन ईयर 1855। और इन्होंने क्या कहा था कि ऑल सेल्स अराइज, ऑल की जगह आप न्यू सेल्स कर लेना बेटा, हाँ, कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल बनते हैं। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली कि सेल क्या है और सेल थ्योरी क्या है। ये चीज हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगला टॉपिक बेटा हमारा है टाइप्स ऑफ सेल,
कि सेल कितने टाइप के हैं। बोल दो सर बहुत सारे टाइप के हैं सेल तो। नहीं बेटा, सेल जो है अपने दो टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से टाइप सेल्स को वैसे तो हम बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम किसके बेस पे कर रहे हैं? बेस है इसका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे दो ही मतलब सेल हैं टाइप के, एक तो वो जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, और दूसरे वो जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो कौन कौन से हैं बेटा वो? आओ अभी देखते हैं। एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरे हैं यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स वो हैं बेटा जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोटिक वो हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है ये चीज आपको समझा दूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा वो मेम्ब्रेन है जो कोई भी जेनेटिक मटेरियल को, हमारे जेनेटिक मटेरियल को जो मेम्ब्रेन सराउंड करके रखती है वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो न्यूक्लियस को सराउंड करके रखती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अब जब इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इनका जो डीएनए है या फिर इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड पड़ा होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर इधर उधर घूमता फिरेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? नेकेड जेनेटिक मटेरियल, नेकेड जेनेटिक मटेरियल। वही जो यूकैरियोटिक सेल है जो कि एडवांस्ड है, इनको आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। लिख भी देता हूं मैं साइड में थोड़ा सा जो आपको इजीली याद रहेगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, चलो वापिस चलते हैं अपने उसी यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। तो इनके अंदर क्या है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटैक्ट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर इधर उधर नहीं घूमता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या है बेटा? इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरिया, जो कि हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो बेटा है ना हमारा, वो है सबसे छोटा सेल, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। वहीं बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक में हम आते हैं ह्यूमंस का सेल, जो कि है एनिमल्स, प्लांट्स, हम सभी यूकैरियोट्स हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या क्या है, इन दोनों के डिफरेंस है, वो भी हमारे एग्जाम्स में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको कितने टाइप के सेल हैं वो चीज क्लियर होगी। तो बेटा अभी हम बात करेंगे साइज ऑफ सेल्स के, कि सेल्स जो हैं
ऐसे तो है नहीं कि सारे इतने कितने का है कि हाँ हम सबने मेजर कर रखा है हमने, नहीं, हर सेल का डिफरेंट साइज है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाले हैं कि साइज ऑफ सेल्स। तो पहले देखेंगे साइज ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक का जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा उसका साइज है, प्रोकैरियोटिक सेल 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें एक यूकैरियोटिक सेल की, कौन से सेल की, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल का जो एवरेज साइज है वो है अराउंड 0.25 माइक्रोमीटर, तो लगभग इससे 5 टाइम्स है। तो अब हम बात करेंगे सबसे छोटे सेल के बारे में। तो स्मॉलेस्ट जो सेल है बेटा वो है PPLO, जिसको हमने अभी माइकोप्लाज्मा बोला था। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल, ये है PPLO। PPLO इसको हम लिखते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं बेटा, और इनका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये हो गया सबसे छोटा सेल। अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो आप टिक लगाएंगे PPLO के ऊपर। वहीं अब बात करते हैं सबसे बड़े सेल के बारे में। तो सबसे बड़ा सेल है वो है एक एनिमल का जिसका नाम है ओस्ट्रिच। तो जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सेल वो है ओस्ट्रिच एग। और सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट प्लांट सेल है, लार्जेस्ट प्लांट सेल वो है एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया अराउंड 10 सेंटीमीटर का हो जाता है, ये इतना लंबा सिंगल सेल होता है। ये तो थी जनरल कि लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है और लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सा है। अब हम बात करें तो ह्यूमंस की, तो सबसे जो छोटा ह्यूमंस का सेल है वो है स्पर्म। जो एक मेल ह्यूमन मेल का स्पर्म जो है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो सेल है वो है। तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल ये है स्पर्म। और सबसे लंबा हमारा, लंबा बोलो या फिर बड़ा, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल जो है वो है नर्व सेल। नर्व सेल इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लंबी लंबी दूर से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस कौन पहुंचाता है। जैसे पैर में चोट लग गई तो पैर से यहाँ पे कितना दूर है, ये नर्व्स। तो नर्व्स जो है वो लंबी है और वो लंबी लंबी दूरी से मैसेज पहुंचाती है। तो इस टाइप से आप एक नर्व सेल जो सबसे लंबी ह्यूमन सेल है इसको याद रख सकते हैं। तो बेटा ये था एक टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है, एवरेज सेल क्या है, और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है। अब हम बात करते हैं, अब हमने साइज की बात कर ली। साइज के बाद हम क्या देखते हैं, शेप, कौन कैसा दिखता है, वो हम शेप की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक बेटा हमारा है शेप ऑफ सेल्स। क्या है? शेप ऑफ सेल्स। जैसे ह्यूमंस में बेटा कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, उसी टाइप से सेल्स के अंदर भी अलग अलग वेराइटीज हमें मिलती है। कैसी मिलती है अभी देखते हैं। तो आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप के अंदर या फिर अपने बुक्स के अंदर डायग्राम आता है रेड ब्लड सेल्स का। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कैसी दिखती है? वो होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव इस टाइप की उनकी स्ट्रक्चर होती है बेटा।
देखो बाइकॉनकेव, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है आरबीसी की। वहीं अब हम बात करें डब्ल्यूबीसी सेल्स की, तो डब्ल्यूबीसी की कैसी स्ट्रक्चर होती है? उनकी कोई शेप ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको अटैक करना पड़ता है फॉरेन पैथोजेंस के ऊपर। तो वो स्यूडोपोडियाज बनाते हैं और अपने अंदर ऐसे मतलब आड़ी टेढ़ी सी शेप होती है और वो चेंज होती रहती है। तो इनकी कोई भी शेप नहीं होती। इरेगुलर बोलते हैं, इरेगुलर मतलब कि किसी भी टाइप की ऐसी शेप बना दो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा कि नर्व सेल्स। नर्व सेल्स कौन सी है? हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल। तो नर्व सेल है, उसकी भी शेप कैसी है? इलोंगेटेड, लंबी है वो, इलोंगेटेड। जैसे ये उसके टर्मिनल्स हो गए और ये उसकी बॉडी होगी और ये डेंड्राइट्स। देखा आपने, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है एक नर्व सेल की। और जैसे ही हम बात करें हमारी बॉडी के सबसे छोटे सेल की, जो कि है स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, ये कैसा है? इसकी होती है टेल, क्योंकि ये मोबिलिटी शो करता है, टेल्ड। क्योंकि इसे वेजाइना के अंदर ट्रेवल करना पड़ता है और इसकी जो पूंछ है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। ऐसे ऐसे पूंछ चलती रहती है और ये आगे आगे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो कैसी सी शेप होती है इसकी? ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक है शेप और साइज के ऊपर, जो कि अब खत्म हो गया है।